हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। गाइज, ये जो क्वेश्चन मैं आज की क्लास में करवाने वाली हूँ, ये क्वेश्चंस आपके जो अभी करंट में एग्जाम्स हुए हैं, रिसेंटली जो आपके मिड टर्म के प्रैक्टिस एग्जाम्स हुए थे, उनमें से मैंने क्वेश्चंस को पिक किया है और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट, जो आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें से ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप क्वेश्चन बोर्ड पे देखते हैं ना, तो आंसर सुनने से पहले और देखने से पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई किया कीजिए। और जो भी क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन बोलूं और उसका जो आंसर आपको पता हो, उसे कमेंट में भी मतलब उसे कमेंट किया कीजिए, ताकि मतलब एक ना, जब कंपटीशन होता है ना, तो उस टाइम पे पढ़ने में भी बहुत मजा आता है और प्रैक्टिस ना कुछ ज्यादा अच्छे से हो जाती है। सो टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एनोडाइजिंग इज कैरिड आउट। आपको ना 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और एक क्वेश्चन बोला गया है, एनोडाइजिंग इज कैरिड आउट। जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपको किस में ये मैच होता हुआ दिखता है। अब कोई भी चीज है ना, आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आपने बहुत पढ़ने में अफरातून है और बहुत ही मतलब अच्छा सा पढ़ के गए हैं और हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर है, और फिर उसके बाद में आप आंसर को इजीली अटेम्प्ट करते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपको कोई चीज में डाउट है, आपने उसको पढ़ा है, देखिए बिना पढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आपने पढ़ा है और चीज समझ में नहीं आ रही कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर हो सकता है, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं ना, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके बाद में आप ऑप्शंस पे देखिए। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं ना, वही हमको आंसर एक्सप्लेन करने में हेल्प कर देते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगी कैसे। पहले सबसे चीज, एनोडाइजिंग क्या होता है। क्वेश्चन में आपको गिवन है एनोडाइजिंग, तो आपको एनोडाइजिंग पता होना चाहिए। ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि कोरोजन में हेल्पफुल होता है। कोरोजन में हेल्पफुल का मतलब ये बिल्कुल मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोरोजन इसकी वजह से होता है। कोरोजन क्या होता है ये आपको कमेंट करना है। कोरोजन के ऊपर मैंने प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसमें प्रिवेंशन और कोरोजन क्या होता है ये सब में मैंने बताया है। अब एनोडाइजिंग जो होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स मटेरियल को, जो कि किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, उनको कोरोजन से बचाता है। एनोडाइजिंग में जो भी मेटल है, स्पेशली जो आयरन मेटल्स होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, वो मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में कम से कम आता है, जिसकी वजह से वो काफी लंबे टाइम तक चल सकता है। अगर आप लोहे को जंग लगने से बचाना चाहते हैं, रस्टिंग प्रोसेस से आप बचाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसमें पेंट कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन भी एक मेथड होता है जिसमें किसकी कोटिंग होती है वो आपको बताना है। एनोडाइजिंग में मैंने आपको बता दिया कि एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है, ऐसे ही आपको गैल्वेनाइजेशन में बताना है। वैसे मैं बता देती हूँ जिंक की कोटिंग होती है, लेकिन फिर भी प्लीज आप थोड़ा ना क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करिए। ओके, सो एनोडाइजिंग में क्या होता है, एल्यूमिनियम की एक लेयर होती है जो कि किसी मटेरियल, मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दी जाती है कोरोजन से बचाने के लिए। अब देखिए, ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि ये होता है, लेकिन सपोज आपको प्रोसेस नहीं पता हो तो आप आंसर कैसे करेंगे। क्वेश्चन है एनोडाइजिंग इज कैरिड आउट। आपके पास 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल फ्रॉम कोरोजन। नेक्स्ट दे रखा है टू मेक द आर्टिकल लाइट, और नेक्स्ट उससे दे रखा है टू मेक द आर्टिकल हैवी। अच्छा, अगर हम प्रैक्टिकल होके कोई चीज को देखें ना, तो लाइट और हैवी क्या है, तो डिफरेंट टर्म्स है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस, अगर एक्सेप्शन केसेस की मैं बात ना करूं, तो कोई ऐसा प्रोसेस मुझे नहीं लगता है कि जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट को लाइट भी बना दे और साथ साथ में हैवी भी बना दे। ओके, सो ऑब्जेक्ट को लाइट और हैवी दोनों एक साथ तो नहीं बनाए जा सकते ऑब्वियसली, तो ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। तो आपके पास में अब 3 ऑप्शंस बचे। या तो ये प्रोसेस ऐसा है जो कि ऑब्जेक्ट को क्या बना देगा, लाइट, या फिर ये प्रोसेस ऐसा है जो ऑब्जेक्ट को क्या बना देगा, हैवी, और या फिर ये ऑब्जेक्ट प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये किसी ऑब्जेक्ट को किससे बचा सकता है, कोरोजन से। तो अभी मैंने आपको एनोडाइजिंग प्रोसेस बता दिया, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल फ्रॉम द कोरोजन। कोरोजन बेसिकली होता क्या है, इसमें किसी भी मटेरियल, मेटल पे, स्पेशली जो आयरन मटेरियल है, मैंने उसका एग्जांपल लिया था, बट यहाँ पे कोई भी मेटल हो, उसके ऊपर एक अलग से लेयर जो चढ़ जाती है, जो उसको डैमेज करने लग जाती है, उसे हम कोरोजन कहते हैं।
जैसे कि आयरन की अगर हम बात करें, लोहे पे क्या होता है, जंग लगना, जिसको रस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट सिल्वर है, सिल्वर पे क्या होता है, ब्लैक कलर की लेयर आती है। चांदी की जो एंकलेट्स हैं, पायल होती है, वो कैसी हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती है। या ज्वेलरी, कोई भी ऑर्नामेंट जो कि सिल्वर चांदी का बना होता है, तो वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का बढ़ जाता है। सेम चीज कॉपर पे कैसे कलर की कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कोटिंग। ये 3 पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस possesses द फॉर्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने आपको ना इसकी एक अलग से प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसमें आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस पे मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसके यूजेस हैं और क्या इसकी रिएक्शन है। उस वीडियो को आप देखेंगे ना तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ये कहता है कि 4 फॉर्मुलेज आपको गिवन है, उन 4 में से आपको ये बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से किसका फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी कहते हैं। और इन चारों में से आपको फॉर्मूला बताना है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है CaSO4.2H2O। क्या ये मैंने सही बोला है, कमेंट करिए, क्योंकि मैंने आंसर गलत बोला है। अब ये आपको बताना है कि मैंने आंसर गलत बोला है कि सही बोला है। क्यों? क्योंकि आप क्या होता है ना कि जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, बहुत नींद सी आ जाती है क्लास में, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। जब आप केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं तो ये चीज का आंसर आपको फटाफट से देना है। आंसर आपके 2 में से 1 आंसर होगा, ये मैं हेल्प कर देती हूँ। या तो आपका C आंसर होगा या फिर आपका D आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो आपको फटाफट से इसका आंसर कमेंट करना है। और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ। जो एनोडाइजिंग प्रोसेस है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इसमें किसकी थिक लेयर होती है, तो आपको बताना है। मैंने आपको बताया था एनोडाइजिंग A से स्टार्ट होता है, A से एल्यूमिनियम, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। सो इसमें किसकी लेयर आती है, एल्यूमिनियम की। इससे पहले के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, Zn मीन्स की जिंक, Cu मीन्स कॉपर, Pb मीन्स की लेड। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये जो केमिस्ट्री के एलिमेंट्स करते हैं तो इनके एलिमेंट्स की नेमिंग प्लस एटॉमिक नंबर कम से कम 20 तक आपको लर्न होना चाहिए, ताकि आप जब एटम्स को देखें, जो भी एलिमेंट्स आपके पास गिवन होते हैं उनको आप देख के पहचान सकें। सो क्वेश्चन था कि एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिन ऑक्साइड लेयर ऑफ, तो किसकी लेयर हो जाती है, इसमें आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम। फटाफट से इन क्वेश्चंस को देखिए और इनके आंसर्स को पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद में आप यहाँ पे आंसर्स को अटेम्प्ट करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर। अगर आप ऑक्साइड लेयर की थिकनेस को बढ़ा देते हैं या फिर किसी मटेरियल के ऊपर, मेटल ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको आप थिक कर देते हैं, सो उन 4 पॉइंट्स में से आपको बताना है कि ये 4 पॉइंट्स में से आप क्या करते हैं उस टाइम पे अगर ऑक्साइड लेयर को थिकनेस देते हैं। सो सबसे पहली चीज देखिए, इम्प्रूव्स अपीयरेंस। इसका क्या मतलब है, इम्प्रूव्स अपीयरेंस का क्या मतलब है, मीन्स कि जैसे कि आपके पास कोई मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, ओके, आपने उसकी ऑक्साइड लेयर को थिक कर दिया तो क्या आप उसकी अपीयरेंस को बढ़ा देते हैं, मीन्स कि जैसे आपको वो दिख रहा है उसकी जो एक्सिस्टेंस है, क्या आप उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर देते हैं या बहुत ज्यादा उसको इंप्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इम्प्रूव्स रेजिस्टेंस टू कोरोजन। क्या आप उस लेयर को इंक्रीज करने पे कोरोजन से बचा सकते हैं। कोरोजन मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, तो क्या आप उसको कोरोजन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बताता है इंक्रीज डक्टिलिटी एंड नेक्स्ट उससे बताता है मेलिएबिलिटी। अब डक्टाइल मटेरियल और डक्टिलिटी या फिर तन्यता, ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी धातु की एक प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी मेटल को आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार में बदला जा सकता है, उसे हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और जो मेलिएबिलिटी होती है इसे भी हम क्या कहते हैं, आघातवर्तिता कहते हैं इसको। मेलिएबिलिटी का मतलब है कि किसी मेटल को आपने पीट कर शीट में कन्वर्ट किया, तो ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टीज है। अब आपके पास में क्वेश्चन बोला जाता है कि अगर लेयर है, ऑक्साइड लेयर है, उसको आप थिकनेस देते हैं, तो ये देखिए सेंस वाली बात बिल्कुल नहीं बनती है कि आप उसको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज आपको किसी मेटल को शीट में कन्वर्ट करना है तो वो ज्यादा मोटा हुआ तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत होते ही दिख रहे हैं। इसके बाद में बचे आपके पास 2 ऑप्शंस,
इम्प्रूव्स अपीयरेंस और इम्प्रूव्स रेजिस्टेंस टू द कोरोजन। तो फर्स्ट वाला भी किसी सेंस में नहीं हो सकता, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होता है, कोरोजन से बचाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। कोरोजन जो है वो किसी भी मेटल को डैमेज कर देता है, स्पेशली जो आयरन मटेरियल्स होते हैं उनको कोरोजन बहुत ज्यादा हद तक डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट को जो ब्रिजेस हैं या जो भी ब्रिज या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, मशीन्स बनाई जाती हैं, उनको रिप्लेस करना पड़ता है। अब ये रिप्लेस अगर नहीं करेंगे तो वो डैमेज होके इतना ज्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन चीजों की रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है प्लस बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सो ये जो आंसर है इसका ये होगा इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू द कोरोजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ऑन हीटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब टर्न। कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। जब आप इसको टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे तो आपको बताना है ये किस कलर का हो जाएगा। इससे पहले आंसर मैं आपको तब दूंगी, उससे पहले आपको मुझे ये बताना है जो कॉपर सल्फेट है उसका एक्चुअल वाला जो कलर होता है हीट करने से पहले जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है। कमेंट करिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको आंसर भी बताऊंगी इसका। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट की जो क्रिस्टल्स है जब आप उसको टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट और पिंक। सो इसका आंसर क्या है, व्हाइट। ओके, सो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उनको हीट करने पे वो किस कलर में हो जाएंगे, व्हाइट। और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये किस कलर का होता है तो आपको आंसर देना था हीट करने से पहले ये ब्लू कलर का होता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर से पिक करे हैं। क्वेश्चन पेपर में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आती है, मैंने केमिस्ट्री वाले पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखनी है ना तो मुझे कमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है ना कि आप लोग देख लेते हैं लेकिन वीडियो पे कमेंट नहीं करते। एटलीस्ट बताया दो कीजिए ना कि वीडियो अच्छी है, बुरी है, या कहाँ पे मुझे वर्क करना है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उससे ना बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। थैंक यू सो मच। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं ना उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।